तो मेरे को जो सबसे अच्छा प्रोसेस का लगता है कि आपको वीक में 5 डे जाना होता है। काफ़ी सारी जो जॉब होंगी वहाँ पे आपको 6 डे काम होता है, लेकिन इसके अंदर आपका 5 डे वर्किंग है। सैटरडे संडे ऑफ होता है। जी, सैटरडे संडे आपका इसको ऑफ मिलेगा। इसके बाद इसकी जो टाइमिंग होती है वो 9 से साढ़े 5 होती है। आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है कहीं भी, तो आप थोड़ा बहुत अगर चाहें तो आधा पौना घंटा अगर लेट जा रहे हैं तो वो चल जाता है। तीसरा क्या है, लाइफ टाइम आप दिल्ली में रहने वाले हैं। आप दिल्ली के अंदर रहेंगे लाइफ टाइम, तो आप ये अपना जो आगे की प्लानिंग होती है, जैसे शादी हो गया, बच्चे हो गया, बच्चों की पढ़ाई होगी, ये सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल राकेश रिव्यू। तो गाइज आज है हमारे साथ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिस्टर राकेश शरावत, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सीएसएस दिल्ली। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लग सकते हैं, साथ ही साथ एसएससी सीजीएल जो कि है इसमें वेरियस पोस्ट, और कैसे आप इस जॉब को पा सकते हैं। थैंक यू प्रीति, मुझे हमारे चैनल पर मौका देने के लिए कि मैं अपने व्यूज को शेयर कर सकूं लोगों के साथ। वेलकम राकेश। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आप कहाँ पे पैदा हुए, आपकी क्या परवरिश रही, और इस जॉब के लिए आप कैसे मोटिवेट हुए। प्रीति, मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन बचपन में ही क्या था, मैं दिल्ली में शिफ्ट कर गया था। तो जो मेरा लालन पोषण रहा है या मेरी पढ़ाई रही है वो सारी दिल्ली से ही रही है। और अगर मेरी स्कूलिंग की बात करें तो वो भी मैंने दिल्ली से ही करी है, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल रहा था। ओके। और उसके बाद क्या था कि मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर मैंने वहाँ से बीएससी करी है। बीएससी करते करते मेरे को ये पता चला कि गवर्नमेंट एग्जाम की कोई चीज़ होती है। मैं सच बताऊं, मेरे को स्कूल टाइम पे ये चीज़ें नहीं पता थी कि हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और गवर्नमेंट एग्जाम के बाद हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। और अगर बात रहे प्रीति मोटिवेशन की, तो स्टार्टिंग में ऐसी कोई खास मोटिवेशन नहीं थी। जनरली ये था कि कोई ना कोई हमें जॉब लेनी है। हम सोचते थे कि हम कौन सी जॉब ले सकते हैं या नहीं। कॉलेज के टाइम पे ही मुझे पता चला कि हाँ भाई, एसएससी नाम की कोई चीज होती है। तो राकेश जी, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि आपका सोर्स ऑफ मटेरियल क्या था, आपने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एसएससी सीजीएल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। तो आइए पूछते हैं, सबसे पहले आपने इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करी थी पढ़ाई। अगर मैम, मैं जैसे लास्ट टाइम की अगर बताऊं, मैं लास्ट सेमेस्टर में था, उस टाइम पे मैंने जो केडी कैंपस था वहां से मैंने प्रे की कोचिंग ली थी। और उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो स्टार्टिंग में मैंने नीतू वर्मा मैम की जो बुक थी उससे पढ़ा था प्री के लिए, क्योंकि मैंने केडी कैंपस से ही कोचिंग ली थी। मेंस के लिए अगर बात करें तो मैंने जो गोपाल वर्मा सर थे, उनका स्पेशल बैच चलता था, वहां से मैंने इंग्लिश की कोचिंग ली थी। और जो एमडी पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उन सब मैंने क्या था, उनकी प्रैक्टिस करी थी, और जो वकैब वगैरह थी वो सारी चीजें करी। ओके। तो आप जीके की बात करूँ तो आपने जीके कहाँ से करी थी। मैम, अगर जेके की बात करें तो जेके काफी वास्ट हो जाता है आपके लिए ना। तो मैंने जो रखा था उसको कंसाइज रखने के लिए सबसे पहले तो मैंने लूसेंट से किया था, कि लूसेंट से हम जो बेसिक मिसलिनियस वाली चीज होती है एटलीस्ट उनको जरूर कर सकें। उसके बाद क्या था, काफी सारी हमें वीडियोस मिल जाती है यूट्यूब पे, जो कि क्या स्टैटिक जीके के बारे में बताती है। जैसे कि इंपॉर्टेंट पासेस कौन से हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से हो सकती हैं, रिवर्स वाली चीजें कौन सी हो सकती हैं, जो कॉन्टिनेंट हो गए, ओशंस हो गए, ये सारी चीजें जो थी मैंने वहां से कवर करी। और जो करंट अफेयर के लिए रहता था उसके लिए मैं क्या करता था, जो स्टडी आईक्यू है वो उनके सर जो हैं वो क्या करते थे, एक मंथली जो आपका करंट अफेयर की एक शॉर्ट वो डालते थे वीडियो टाइप में, जिसमें वो 200 से 300 क्वेश्चन को कवर करते थे। अगर करंट अफेयर के लिए बात करें तो मैंने उनको फोकस किया था और वहीं से मैंने प्रिपरेशन करी। ओके। तो ये तो बात हुई गाइस जीके की। अब बात करते हैं मैथ्स की। आपने मैथ्स की कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। अगर मैथ के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो स्टार्टिंग में रहा था ना, तो वो तो प्री का ही था मेरा, उसमें इतना ज्यादा मेरे को अच्छे से नहीं पता चला था। मैंने जो स्टार्टिंग में राकेश यादव सर की एक बुक आती थी बेसिक से, आपने भी देखी होगी शायद, तो वहां से मैंने प्री के लिए तैयारी क्लास की। नोट्स वाली। हाँ, उनके जो क्लास नोट्स की बुक रहती है वहां से। जो उनका प्री के बाद जो मेंस के लिए जब मैं तैयारी करने लगा था, तो मैंने उसके लिए जो ऑनलाइन का मैंने बहुत सपोर्ट लिया था। ऑनलाइन में बात करें हम, जो राकेश यादव सर की कुछ क्लासेस हो गई, इसके अलावा गगन प्रताप की, उस टाइम पे काफी फेमस थे गगन प्रताप सर, और वो ज्यादातर क्या कर रहे थे, यूट्यूब पे ही वीडियो डाल रहे थे, तो मैंने वहां से बहुत ज्यादा उनकी तैयारी करी थी सब्जेक्ट को लेके। और अभिनय सर को भी बहुत सारे लोग जानते हैं, वो भी काफी अच्छी मैथ कराते हैं, काफी अच्छे ट्रिक्स बताते थे। तो मैंने इन सब का क्या करा था, अपने कंसाइज नोट्स बनाए थे। कौन कौन से जो और क्वेश्चंस हो सकते थे उनको मैं क्या करता था, एक रजिस्टर में लिख लेता था, ताकि मेरे को बाद में इनको रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ मैं मैथ के लिए क्या करता था, जब भी प्रैक्टिस करता था
तो जो कुछ ऐसे क्वेश्चन से निकल के आते थे, मानो हर एक टेस्ट के अंदर क्या होता था, 5-7 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे जो कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे रहने वाले। मैं उनको नोट डाउन कर लेता था और उनके बाद उनकी क्या प्रिपरेशन में हेल्प के लिए मेरे को जरूरत पड़े तो मैं उनको बार बार रिवाइज करता रहता था, उनको फॉर्मूलाज को रिवाइज करता था, उनकी जो ट्रिक्स होती थी उनको रिवाइज करता था। ओके, तो ये तो बात हुई मैथ्स की। अगला आता है सब्जेक्ट रीजनिंग का। आपने रीजनिंग कहाँ से करी है? मैम जो मैंने प्रे की जो कोचिंग ली थी उसी में मेरा रीजनिंग का ज्यादातर पार्ट कवर हो गया तो था। केडी कैंपस से आपने कंबाइंड कोचिंग ली थी, तो जी। वहां से आपने रीजनिंग का हाँ, क्योंकि आपकी जब कर लिया। बेसिक कोचिंग होती है तो उसके अंदर क्या करते हैं, वो लगभग सारी चीजें कवर कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने जब केटी कैंपस से ली थी तो रीजनिंग मेरी ऑलमोस्ट वहाँ कवर हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं जो कि आपको हर टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे, जो मिसिंग नंबर हो गए या और कोई चीज होगी, उनके लिए मैं क्या करता था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे या जो मॉक टेस्ट होते थे उनसे प्रैक्टिस करता था। अगर मेरे को किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चंस मेरे से नहीं निकल रहे हैं या रिपीटेडली मैं इनको मिस्टेक कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैं क्या करता था कि ऑनलाइन गया, उस सब्जेक्ट के बारे में यूट्यूब सर्च करी और जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे उसको कवर करके अपना नोट डाउन कर लेता था और बाद में उनकी प्रैक्टिस में हेल्प करता था। तो राकेश जी, ये तो बात हुई प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी की जो आपने अपने टाइम पे फॉलो करी थी। तो अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो आपने टेस्ट का वो टेस्ट सीरीज कहाँ से आपने करी? मैम अगर बात करें उस टाइम पे जो काफी सारे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी, लेकिन मैंने जो सबसे ज्यादा रिलाई करा था उसके लिए एक केडी कैंपस की। केडी कैंपस की आपको टेस्ट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट मिलने वाली है जो मेरे को लगता है कि ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? नहीं, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी उस टाइम पे ऑफलाइन होती थी, लेकिन बाद में क्या हो गया था, ये सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो ऑनलाइन में इसने बहुत हेल्प करी थी मेरे को, और केडी कैंपस की मेरे को सबसे रेलिवेंट टेस्ट सीरीज लगती है। इसके अलावा आपको जो एसएससी ट्यूब की थी वो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, और जो आपको टेक्स्ट बुक है उसका मंथ जो ईयरली पास होता है आप उसको ले सकते हैं, उसमें भी काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और रेगुलरली कि कौन सा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो ज्यादातर मैंने इसी पे फोकस किया था। तो ये तो बात होगी टेस्ट सीरीज की। तो हमें क्या अपनी हाई एंड लो पॉइंट्स बताना चाहेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ताकि एक लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके? अगर देखिए प्रीति जी, बात करें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को तैयारी करते हैं तो हम कभी ऐसा होता है कि कोई कमी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमें फेलियर भी देखने को मिलता है। मैं अपनी बात बताऊं तो जो मैंने एसएससी सीजीएल 2016 दिया था उसमें मेरा प्री का एग्जाम जो था वो रह गया था, मार्जिनल नंबर से रहा था 1 या 2, और वो भी कोई सिली मिस्टेक्स हो गई थी उसकी वजह से। इसके बाद अगर हम बात करें जो मैंने सीपीयू दिया था 2017 का, वो मैंने क्वालिफाई कर लिया था अगर बात करें, लेकिन उसमें क्या था, मेरा अच्छा स्कोर नहीं हुआ था। अच्छा स्कोर ना होने के बाद जो मैं दिल्ली पुलिस से एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे नहीं मिल पाती, तो मैंने क्या करा था, फाइनली जो इसका मेरिट आउट होने वाली सिचुएशन थी, जो डीवी वाली चीज थी, वहां मैं नहीं गया था, ताकि अगर मेरे को कोई ऐसी पोस्ट मिल रही है जो मैं नहीं करना चाहता तो मैंने उसको स्किप कर दिया था स्टार्टिंग में। बात करें हम सीजीएल 2017 की, तो उस टाइम भी मेरा स्कोर ठीक ठाक था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ मिल जाएगी, क्योंकि जब आप बेरोजगार होते हैं आप चाहते हैं कि आपको कोई ना कोई जॉब मिले, लेकिन मेरा क्या था, वहां पे भी फाइनल में मेरिट में नाम आने से रह गया था। तो ये मेरे 2 या 3 ऐसे एग्जाम रहे थे जहाँ पे मेरा फेलियर का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो एसएससी सीजीएल 2018 था वहां पे मेरा अच्छा स्कोर रहा था, मैंने काफी डिसेंट स्कोर किया था, जिसकी वजह से मेरे को क्या मिला, दिल्ली के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं सीएसएस ले सकूं। अगर मैं चाहता कोई और जॉब जैसे सीएसएस के अलावा एक्साइज वगैरह, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सारी जॉब मेरे को मिल सकती थी, लेकिन मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं दिल्ली में ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने सीएसएस को ऑप्ट किया और मेरे को फाइनली सीएसएस मिल चुकी है। बहुत बढ़िया। तो अगर बात करूं एसएससी के अलावा आपने कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपने क्वालिफाई करे हैं? अगर मैं इनके बारे में बताना चाहूँ तो आपने DSSS के बारे में सुना होगा, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं। उसके अंदर मैंने दास ग्रेड 2 और दास ग्रेड 4 एग्जाम है, उन दोनों को क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ मैंने जो ईपीएफओ था उसका भी ऑलमोस्ट मैं फाइनल में पहुंच गया था, लेकिन मेरा सीजीएल का आ गया था तो मैंने उसको स्किप कर दिया था। और अगर सीपीओ के एग्जाम की बात करें जो कि 2018 में हुआ था, उसके अंदर मेरा प्री का स्कोर मैं आपको बताऊं तो 190 आउट ऑफ 200 था, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जब मेरे को ये लगा कि मैं सीजीएल में जा सकता तो मैंने उनको भी स्किप कर दिया। ठीक है। तो राकेश जी, आपने बताया कि आपने दास ग्रेड 2, दास ग्रेड 4 ये आपने क्लियर करे हुए हैं। तो गाइस, दास ग्रेड के बारे में या डीएसएसबी के बारे में हम कोई अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं हम अगली वीडियो बनाए तो प्लीज कमेंट आउट। और इस वीडियो में स्पेशली जो फोकस रहेगा वो रहेगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। तो आप इसके बारे में जॉब प्रोफाइल क्या है, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? मैम अगर बात करें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होता है जो कि सीएसएस के अंदर लगता है,
इसके अंदर आपको काफी सारी मिनिस्ट्रीज देखने को मिलती है। जनरली आपको क्या रहेगा, अलग अलग मिनिस्ट्री में किसी एक के अंदर एलोकेशन देखने को मिलेगी। प्रेजेंटली मैं बात करूँ तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। हायर वाला जो यूनिवर्सिटीज वगैरह रिलेटेड है उनसे करते हैं, स्कूल वाला जो स्कूलिंग से रिलेटेड हो गया। अगर मैं अपने प्रेजेंट सेक्शन की बात करूं तो हमारा जो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं, मेरा पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड काम रहता है। आप में से मे भी आपने सुना होगा कि जो DTH 200 टीवी चैनल्स हो गए, इसके अलावा विद्या समीक्षा केंद्र है, PME विद्या हो गया, इसके अलावा आप NDR की बात कर सकते हो, दीक्षा की बात कर सकते हो। ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका मेरे को काम देखना होता है। इस जो रूटीन मैटर में की चीजें भी होती हैं इसके अलावा, जैसे कि आप इनसे रिलेटेड कोई RTI आ गई तो RTI का हमें जवाब देना होता है। पब्लिक ग्रीवेंस आपको देखने को मिलती है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो CP ग्राम पे पब्लिक ग्रीवेंस डालते हैं, उससे रिलेटेड अगर उनकी कोई इंक्वायरी है या कोई उनकी ग्रीवेंस है तो उनको रिजोल्व करने की कोशिश करना। इसके अलावा जो पार्लियामेंट सेशन होता है आपका, तो आपने देखा होगा कि साल के अंदर 3 या 4 सेशंस होते हैं जहाँ पे क्या करते हैं गवर्नमेंट से जो अपोजिशन वाले या जो गवर्नमेंट वाले होते हैं वो सवाल पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, कैसे उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उन सारी चीजों से रिलेटेड जो भी जवाब होता है, जनरली क्या होता है वो सेक्शन लेवल से प्रिपेयर होता है। सेक्शन क्या करता है, उसका कंप्लीट जवाब देता है, फिर वो हायरार्की से ऊपर तक जाता है। अगर वो आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो स्टार क्वेश्चन है तो उसका जवाब मंत्री जी देते हैं, और अगर वो अनस्टार्ड क्वेश्चन है तो उसका जवाब आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं आपको उनके द्वारा देखने को मिलता है। ये एक मोटा मोटा रूटीन काम होता है हमारा जो कि हमें देखने को मिलता है। तो गाइज हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की दिल्ली के अंदर सैलरी क्या रहती है, इनके क्या क्या प्रमोशंस हैं, कितनी हायरार्की तक आप जा सकते हैं, आप बताना चाहेंगे? जी प्रीति जी, अगर बात करें इसके बारे में तो जो स्टार्टिंग के अंदर रहता है आपकी सैलरी वो 4600 पे ग्रेड की आपको देखने को मिलेगी। तो 4600 पे ग्रेड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको डिसेंट स्टार्टिंग में 75 से 80,000 तक की सैलरी देखने को मिल जाती है। वो फिर आपका एनुअल इंक्रीमेंट आपको लगता रहता है। दिल्ली के अंदर होते हैं तो आपको HRA भी डिसेंट देखने को मिल जाता है, ये एक्सिटी है तो 30% HRA आपको देखने को मिलेगा। प्रमोशन की बात करें तो इसके अंदर आपके दो तरीके से प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा। एक आपका रहने वाला है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, और एक आपका रहने वाला है कि आप जब सीनियोरिटी के हिसाब से होता है उसके थ्रू। अगर हम डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू बात करें तो इसके लिए जो UPSC होती है वो आपका SO का एग्जाम कंडक्ट कराती है। जब आपका 5 से 6 साल की सर्विस हो चुकी होती है तो उसके बाद आपका कभी भी एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद अगला प्रमोशन जो होता है वो सेक्शन ऑफिसर का हो। जी, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, जिसको आप दो तरीके से बन सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपको क्या है, आपको हायरार्की के अंदर काफी ऊपर तक आपको जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आपका टाइमली प्रमोशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप 5 से 6 साल के अंदर अगर आप प्रमोशन ले लेते हैं बितिन जी, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आप एटलीस्ट डायरेक्टर लेवल तक जरूर पहुंचेंगे आप अपनी हायरार्की में। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आप कम एज के हैं तो आप मे बी JS लेवल तक पहुंच सकते हैं। JS की बात करें तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल होता है, ये इसको कैबिनेट के थ्रू ही अप्रूवल मिलता है। अगर आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन नहीं होता है और आपको सीधा प्रमोशन होता है जो कि आपका हायरार्की या रैंकिंग के सिस्टम से होने वाला है, तो उसके अंदर तकरीबन 10 साल लग जाते हैं, तो उसके अंदर आपको प्रमोशन में फिर दिक्कत आती है। तो गाइज सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर ये बात करेंगे जो लोगों को क्वेरीज होती है कि इसमें ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, क्या आपको लाइफ टाइम तक दिल्ली में ही देखने को मिलेगा या कहीं और आप अपनी मर्जी से कहीं और ट्रांसफर करा सकते हैं या नहीं? नहीं प्रीति जी, अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो ज्यादातर आपको मिनिस्ट्री जो है वो दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलती है। तो आपका 95% चांस ये है कि आपको दिल्ली के अंदर ही जॉब रहेगी आपकी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में हैं, तो अगर कोई रीजनल ऑफिस है जैसे SSC का हो सकता है आपको कहीं कहीं पे रीजनल ऑफिस देखने को मिले, और अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मे बी आपका वहाँ ट्रांसफर हो सकता है। नहीं तो जनरली आप 3 या 4 साल के लिए डेपुटेशन पे कहीं पे जा सकते हैं। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम 9 से 10 साल की जॉब होनी चाहिए, नहीं तो आपका दिल्ली के ही अंदर रहने वाला है। और अगर दूसरी मिनिस्ट्री की बात करें तो जनरली क्या होता है, 8 से 10 साल बाद DOPT ऑर्डर निकालता है, तो उससे रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी बोलते हैं। तो उसके बाद आपका हो सकता है कि आपका दूसरी मिनिस्ट्री में आपको भेज दिया जाए। तो ये ट्रांसफर की एक मोटी मोटी बात हो जाती है। तो आपने जैसे बताया कि मिनिस्ट्रीज एक्सचेंज हो जाती हैं, तो उससे कोई बेनिफिट होता है? इससे आप ये मान सकते हैं कि आपने जब किसी भी मिनिस्ट्री में काम करें तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली,
कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप अच्छा काम कर सकते हैं। जब आप दूसरी मिनिस्ट्री में अंदर जाते हैं तो आपको वहां से रिलेटेड काम के बारे में पता चलेगा, तो आपका एक तरीके से डाइवर्सिफाई जॉब हो जाता डाइवर्सिफाई होगी है जी। अगर नहीं तो क्या और करने को अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब नहीं तो क्या रहेगा, अगर आप एक ही मिनिस्ट्री में रहेंगे वही मोनोटोनस काम होता है तो थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है शेड्यूल। ये एक मान सकते हैं आप। तो आप लाइफ टाइम के अंदर तकरीबन 5 के आसपास मिनिस्ट्रीज देख सकते हैं, 4 से 5, तो आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं, जो आप भी व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या-क्या होंगे, क्या आप वो बताना चाहेंगे? अगर प्रीति जी इनके प्रोस की बात करें तो मेरे को जो सबसे अच्छा प्रोस इसका लगता है कि आपको वीक में 5 डे जाना होता है। काफी सारी जो जॉब होंगी वहां पे आपको 6 डे काम होता है, लेकिन इसके अंदर आपका 5 डे वर्किंग सैटरडे संडे ऑफ होता है। जी, सैटरडे संडे आपका इसको ऑफ मिलेगा। इसके बाद इसकी जो टाइमिंग होती है वो 9 से 5:30 होती है। आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है कहीं भी, तो आप थोड़ा बहुत अगर चाहें तो आधा पौना घंटा अगर लेट जा रहे हैं तो वो चल जाता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। जनरली आधा पौना घंटा तक मैनेजेबल है, अगर आप जा रहे हैं तो ये चीजें मैनेज हो जाती है। तीसरा क्या है, लाइफ टाइम आप दिल्ली में रहने वाले हैं, आप दिल्ली के अंदर रहेंगे लाइफ टाइम, तो आप ये अपना जो आगे की प्लानिंग होती है, जैसे शादी हो गया, बच्चे हो गया, बच्चों की पढ़ाई होगी, ये सारी चीजों का आप मैनेज कर सकते हैं। और जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट बेनिफिट है। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो ज्यादातर लोग जो हैं जो दिल्ली के है वो इसको प्रेफर करते हैं, या फिर जो वुमेन होती है मैंने देखा है कि वो भी इनको काफी प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनको एक स्टेबल लाइफ मिल जाती है। ये चीज आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर इसके में कुछ ऐसा कौन सा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे साइड से जो मेरे को थोड़ा बहुत लगता है कि वो ये है कि आपको ज्यादातर ना फाइल वर्क ही देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी अच्छी पॉलिसी आपके पास है जिसका आप काम कर रहे हैं, जिसका लोगों को काफी अच्छा उसका वो बेनिफिट मिल सकता है, तो ठीक है। नहीं तो अगर अगर आप एक रेगुलर मोनोटोनस काम करेंगे तो एक टाइम के बाद आपको ये फील होगा कि आप वही चीजें रेगुलरली कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसका आप मेरे को बोल सकते हैं कि नेगेटिव साइड में मान सकते हैं। तो थैंक यू राकेश जी, आपने अपने व्यूज को हमारे साथ रखा और ये एक डिटेल इंटरव्यू था जिसमें आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमने पहले पीटीआई टीचर हैं, एक सब सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनकी भी वीडियोस हमने इस चैनल पे डाली हुई है। जितने भी क्वारीज हैं आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। जो भी आपकी क्वारीज होगी, जो भी वीडियोस आपको चाहिए, आप कमेंट करके डाल सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करें। साथ ही साथ जितने भी जो मान लो अगर कोई और जॉब पे लगा हुआ है तो हम उनके साथ भी इंटरव्यू करेंगे आगे फर्दर। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल राकेश रिव्यू। थैंक यू थैंक यू प्रीति जी, मेरे को मौका देने के लिए।